गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 8 सितंबर है तो डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण न्यूज राष्ट्रीय संस्करण और जनसत्ता में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू और इन कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया, साथ ही निबंध के कौन से टॉपिक बन सकते हैं जो आपके लिए यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस अगर दे रहे हैं, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएस दे रहे हैं, जैसे एग्ज़ाम आप देते हैं तो आपके लिए करेंट से संबंधित जो टॉपिक जो हमेशा समस्या का विषय बना रहता है उसका समाधान हम लोग लेकर आते हैं। इसके लिए आप लोगों को लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो डिस्कशन टॉपिक क्या है उस पर हम देखेंगे। आज का डिस्कशन टॉपिक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां से आपको पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों जगह प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं असम में बगैर एनआरसी अब नहीं बनेगा आधार कार्ड। तो देखिए महत्वपूर्ण एक निर्णय लिया गया असम सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले इसके बैकग्राउंड को समझिएगा। असम समझौता क्या था जिसके तहत ये सब बातें उभर कर सामने आई। राष्ट्रीय रजिस्टर जो नागरिक रजिस्टर है जिसे एनआरसी हम लोग बोलते हैं वो क्या है, फिर एनआरसी की आवश्यकता क्यों हुई असम में, इस सारे संदर्भ को हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगले टॉपिक में देखेंगे ईडी ने 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। तो प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी है क्या, धन शोधन निवारण जो कानून है जो 2002 और 2012 है क्या, इस पर हम चर्चा करेंगे ताकि आप सारे संदर्भ को समझ सके। कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसके आधार पर आप चीज़ों को आकलन कर सके। उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे 2.5 दशक के बाद पाकिस्तान में पहली बार माना रची थी कारगिल युद्ध। तो कारगिल युद्ध है क्या, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। फिर रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करेंगे भारत और यूएई के। तो भारतीय दौरे पर भारत यूएई के मंत्रीगण आए हुए हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे, वहाँ के प्रमुख आए हुए हैं। तो ये सारे चर्चा के बिंदुओं को हम देख लेंगे। फिर प्लास्टिक प्रदूषण का उत्पादन करने वाले देशों की सूची में भारत शीर्ष पर है। तो प्लास्टिक प्रदूषण क्या होता है उससे संबंधित जो आंकड़े आए हुए उस पर एक नज़र रखेंगे। रिपोर्ट में क्या कहा गया उस पर हम चर्चा कर लेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया। तो यह क्या होता है, वायु दिवस क्या होता है, प्रदूषण वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा पहल कौन कौन सी की गई है, वायु प्रदूषण कम करने के लिए संबंधित नवीन नवाचार क्या अपनाए जा रहे हैं, नई टेक्निक क्या अपनाई जा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। हालांकि इससे पहले मैंने इस पर 3 से 4 बार आप लोगों को न्यूज़ दिया है स्वच्छ वायु पर। जब भी चर्चा होती है जिसमें हम लोग सफ़र का चर्चा करते हैं, नेशनल प्रोग्राम की चर्चा करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की चर्चा करते हैं। तो ऐसा नहीं कि पहली बार ये टॉपिक आप लोग सामने आया, फिर भी हम चर्चा करेंगे इसके सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को। फिर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र महासभा को करेंगे संबोधित। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त चर्चा कर लेंगे। फिर लास्ट में संपादकियों में देखेंगे कब तक होती रहेगी न्याय में देरी। तो जो न्याय संहिता के बारे में चर्चा की जा रही है, न्याय के संबंधित प्रकृतियों के बारे में बात हो रही है। हाल ही में जिला सत्र के बारे में मैंने चर्चा किया तो वहीं से बातें उभर कर सामने आ रही। तो जो प्राथमिक श्रेणी है उसके संदर्भ में हम कुछ बदलाव करेंगे, जब तभी जाकर हम न्याय में तीव्रता ला पाएंगे। तो चलिए हम अंतिम समय में इन सब चीज़ों को कवर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए आपको पीटी मेंस के डायरेक्ट प्रश्न होंगे। साथ में आपको ध्यान रखिए एनआरसी अभी इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे बीपीएससी का इंटरव्यू चलेगा कुछ ही दिनों में, तो आप एनआरसी को अच्छे से करके जाइएगा। ईडी क्यों इतना छापामारी करती है, ईडी के संदर्भ में राज्यों के अधिकार को देख के जाइएगा। फिर उसके बाद आप लोग स्वच्छ वायु का दिवस जो मनाया जाता है, अर्थात वायु प्रदूषण हमेशा चर्चा में रहता है। ये सब सारे प्लास्टिक प्रदूषण हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये सारे बिंदु आपको इंटरव्यू फैक्ट के नज़रिए से इंपॉर्टेंट होता है। हाल के अगर आपको कम से कम ध्यान रखिएगा, उन सभी टॉपिक को जरूर कवर करके जाएं जो लगातार वर्षों में चर्चा में रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। युक्ति आयुष को सपोर्ट जरूर कीजिए। देखिए जितनी क्षमता है युक्ति आयुष में उतना आप लोग सपोर्ट नहीं करते। मुझे भी पता है और आपको भी पता है। रीज़न उसके पीछे और भी जो लोग काम कर रहे हैं, मैं नहीं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। पर जिसकी योग्यता अधिक होनी चाहिए आपको, उसके लिए आपको सपोर्ट भी उतने स्टूडेंट को करनी चाहिए। कुछ भी दिया जाता है, आपको लिंक दिया जाता है, शेयर किया जाता है ग्रुप में, तो उसको आप इमोजी शेयर कर सकते हैं ताकि सपोर्ट टीम को बनी रहे, मोटिवेशन बना रहे। देखिए इन सब चीज़ों को जरूर आप लोग फॉलो कीजिए ताकि टीम कभी भी क्या हो, टीम कभी भी हतोत्साहित ना हो। तो चलिए आगे बढ़िएगा। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, जैसे टेलीग्राम चैनल पर है, आपको यूट्यूब पर है, व्हाट्सएप चैनल पर है, इंस्टाग्राम पोस्ट पर है, फेसबुक पर, सभी जगह आप लोग उपलब्ध है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। साथ ही देखिएगा आप लोग के लिए पंचतत्व लाया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। जो बीपीएससी की अंतिम तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, इसको किए बिना आप सफल नहीं हो सकेंगे। रीजन उसके पीछे है, इसमें इस प्रकार से प्लानिंग किया गया है ना, वही पढ़ाया जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है जो एग्ज़ाम में आएगा, जो एग्ज़ाम में आएगा।
सीधा सा अर्थ समझिएगा, थोड़ा सा कोटेशन को ध्यान रखिएगा, वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आए। उसके अलावा कुछ बकवासी बातें नहीं की जाती, किसी प्रकार का आप लोगों को शेरो शायरी नहीं की जाती है। रीज़न उसके पीछे आपके समय आपके सबसे कीमती है, तो इसलिए पंचतत्व को ध्यान में रख कर हम लोगों ने प्रीलिम्स, मेंस और आंसर राइटिंग प्रोग्राम को बेहतर तरीके से इन्वॉल्व किया है। फिर इंटरव्यू के लिए हम लोगों ने प्रोग्राम कर रखा है, आपको करंट अफेयर तथा हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस को बेहतर तरीके से एनालिसिस किया। यही 5 तत्व अगर आप लगातार करते हैं तो आप चीज़ों को और भी बेहतर तरीके से सामने ला पाएंगे। देखिए, इस बार कोड को स्कैन सभी लोग कर लीजिएगा। रीजन उसके पीछे अगर एक बार कोड स्कैन आप लोगों को दिया गया जिसमें युक्ति है, इसके सभी प्लेटफॉर्म आपको इसमें जुड़े हुए हैं। आप कहीं से भी जुड़ना चाहते हैं, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, आपको व्हाट्सएप चैनल पर, इसी लिंक के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। तो आप क्लिक कीजिएगा, आपको सारी जगह वो पहुंचा देगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए, डू यू नो आप लोग के लिए लाया जा रहा है, ये बहुत ही बेहतर प्रयास है। इसका एक संग्रह भी हम लोग आप लोग को अंतिम महीने में देंगे, जिसको आप लोग पढ़ के आप चीज़ों को कवर सकते हैं। ये शॉर्ट नोट होता है क्योंकि आपको रिवाइवल होना, जैसे कार्बन फाइबर बहुत चर्चा में है, तो कार्बन फाइबर क्या है उससे संबंधित न्यूज़ को आप लोग जरूर देखिएगा। ये सबसे पहले आपको व्हाट्सएप चैनल पर शेयर किया जाता है मॉर्निंग में सबसे पहले। अगर सबसे पहले आपको यह डू यू नो चाहिए तो इस बार कोड को स्कैन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन करने के बाद आपको ये चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। इसके बाद 4 PM के बाद सब जगह अवेलेबल कराया जाता है किसी कारणवश। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए न्यूज़ पर आते। असम में बगैर NRC अब नहीं बनेगा आधार कार्ड। देखिए, बहुत ही रणनीतिक तरीके से ये चीज़ें उभर कर सामने आ रही है कि क्या NRC अब लागू हो गया है असम या अन्य देशों में, अन्य क्षेत्रों में लागू हो जाएगा। तो देखिए, यह इसके बुनियाद में हम बात करें ना, बुनियादी तौर पर हम बात करें तो यह इसका आज़ादी के साथ ही इसका बीजारोपण हो गया था। आज़ादी के साथ ही बीजारोपण हो गया था। इसके पीछे क्या है, इसके पीछे का मुख्य तत्व हम असम समझौते के तहत देखेंगे। देखिए, यहाँ पर है कि असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। नए नए नियम कानून बनाने में एक्टिव व्यक्ति हैं और राष्ट्रवाद को यह बहुत ही प्रमुखता से सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान यहाँ रखनी है, अपनी जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये अपने किसी भी तरीके से आप कार्य कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को, जैसे असम समझौता क्या, असम समझौता सबसे पहले यह समझने का प्रयास कीजिए। 15 अगस्त 1985 को ध्यान रखिएगा, जो आसू था, ASSU, आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, दूसरे संगठनों और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिस असम समझौते के नाम से जाना गया। इसका बीजारोपण ध्यान रखिएगा असम समझौता के संदर्भ में। इस समझौते के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद असम, अर्थात जो पाकिस्तान निर्मित हुआ था, जो पहले पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है, उस क्षेत्र का जो समायोजन हुआ, तो उसके बाद असम में प्रवेश करने वाले हिंदू मुसलमानों की पहचान की जानी थी, तो उन्हें राज्य से बाहर किया जाना था। ऐसा प्रावधान इस समझौते में हुआ था। तो यह कार्य गतिविधि होनी चाहिए थे ना, जब एक समझौता हो चुका है जहां पर हम प्रशासन के नज़रिए से और संसाधनों के वितरण के नज़रिए से हम क्या करेंगे, अपने नागरिकों को क्या करेंगे, समायोजित करेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वोट की राजनीति और जो कूटनीतिक चालें चली जाती हैं वो लगातार होती है। उसके बाद इस समझौते के तहत 1961 और 71 के बीच ध्यान रखिएगा असम आने वाले नागरिकों लोगों को नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिए गए। तो ध्यान रखिए 61 से 71 के बीच जब 85 में समझौता होता है, 85 में समझौता होता है तो एक बेस लाइन दिया जाता है कि 1961 से और 1971 तक जो लोग असम के क्षेत्र में आए, अर्थात भारत के असम राज्य में जो आए हैं, उनको क्या करें, कहाँ से आए हैं, आपको पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश से, जो वर्तमान बांग्लादेश से आए हैं, उनको अधिकार दिए जाएंगे। उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा, हालांकि उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा। इसके अंतर्गत असम के आर्थिक विकास के लिए विशेष पैकेज भी दिया गया। तो इस प्रावधान के तहत लागू किया गया, यह समझौते किए गए, इस तरीके से चीज़ों को बढ़ाया गया। साथ ही यह फैसला लिया गया कि असमिया भाषी लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई पहचान सुरक्षा के लिए विशेष कानून, प्रशासनिक उपाय किए जाएंगे। असम में समझौते के आधार पर मतदाता सूची भी संशोधन किया जाएगा। अब देखिए, भाषा को लेकर क्यों असम इतना इम्पोर्टेंट रखता है अपने भाषाई और क्षेत्रीय संप्रभुता को। तो भारत में देखिए हमेशा विवाद रहा भाषा को लेकर। हम महाराष्ट्र की बात कर ले, मराठा भाषा या द्रविड़ भाषा की हम बात कर ले, वो हिंदी को घुसने तक नहीं देते अपने क्षेत्र में। विवाद
चालक ने, जो साउथ का था, एक हिंदी भाषी महिला के साथ अभद्रता का व्यवहार किया। इसलिए नहीं कि वो महिला थी, इसलिए कि वो हिंदी ज़्यादा बोल रही थी। रीजन उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके टोन को समझिएगा जाके, तो यहाँ पर भाषा को लेकर छोटे छोटे स्तरों पर भी विवाद होता है। इसी तरह असमिया भाषा समझिएगा, जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं, कोई वासी आपको जाता है किसी क्षेत्र में, तो आपने सुना होगा विदेशी जाति मतलब क्या करता है कि देसी जाति को समाप्त कर देता है। क्योंकि विदेशी जाति आप लोग पढ़ते होंगे, विदेशी जाति और देसी जाति, देशज विदेशज, उसमें विदेशी जाति क्या करती है, विदेशी जातियों पर, देसी भाषाओं पर वो हावी हो जाता है। या हम इस प्रकार से कर सकते हैं, खरपतवार का नाम आपने सुना होगा। अगर किसी स्वच्छ जल में खरपतवार बढ़ने लगे तो उस पूरे जल को गंदा कर देता है। कॉन्सेप्ट यही है, सब जगह यही काम करता है, बशर्ते भाषा स्तर अलग अलग होगा, प्रकृति अलग अलग होगी और धारण करने की क्षमता अलग अलग होगी, पर सेम टू सेम पैटर्न सभी जगह कानून होता है। तो असमिया भाषा के लोगों को सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान सुरक्षा के लिए यह कार्य किया गया था। इसके अतिरिक्त क्या किया गया, इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है क्या। सबसे पहले ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एनआरसी है क्या। इस एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है, अर्थात 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों द्वारा विवरण शामिल किए गए थे। अर्थात जब हम आज़ाद हुए उसके बाद हमारे देश में कितने नागरिक हैं, इसमें कोई जात, कास्ट या किसी प्रकार का अननेसेसरी चीज़ें नहीं मांगी गई थी। केवल भारत में कितने लोग हैं, किस वर्ग से हैं, इसकी जानकारी ली गई थी। उसके बाद केवल इसमें उन भारतीयों का नाम शामिल है जो 25 मार्च 1971 से पहले असम में रहे और उसके बाद राज्य में पहुंचने वालों बांग्लादेश से वापस भेज दिया जाएगा। अर्थात जो बेस लाइन 1985 में बनाया गया एक्ट समझौते के तहत कि हम 1971 का बेस लाइन 1961 से लेकर 1971 तक का बेस लाइन मानेंगे, 71 तक का बेस लाइन मानेंगे। 71 के बाद जो आएंगे उसको चुपचाप बांग्लादेश हम भेज देंगे। और देखिए, सांस्कृतिक विविधता के लिए, सांस्कृतिक सुरक्षा के लिए, संसाधनों का वितरण सुरक्षित करने के लिए, राज्यों के हितों को सुरक्षित करने के लिए और राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए, राज्यों की एकता अखंडता के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको बाहरी लोगों को बाहर रखने की आवश्यकता है। देखिए, जो एक हम कार्य के लिए आए, अवसरों की पहचान के लिए आए तो कोई इशू नहीं है, कोई आपको राज्य सरकारें मुहैया कराएगी, कार्य देगी, पर आप यहाँ एक क्या करें, एक सिस्टमेटिक ढंग से एक प्लानिंग के तहत आकर आप बस रहे और डिविडेंड जो होता है, जनकांकीय लाभांश होता है, उसको प्रभावित कर रहे, जो राज्य के लिए, देश के लिए खतरा होता है। यह कॉन्सेप्ट सब जगह काम करता है, ऐसा कि कोई नया थ्योरी नहीं है। अब एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहां अन्य देश के नागरिक, ध्यान रखिएगा, अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ध्यान रखिएगा, एनआरसी के संदर्भ, एनआरसी की रिपोर्ट ही बताती कि कौन भारतीय नागरिक है, कौन नहीं है, इसको संदर्भ में, अर्थात भारत के लोग कौन है, यह जानकारी लेना एनआरसी के तहत। और इसके तहत आपको चीज़ों को, तथ्यों को देना है। विवाद बहुत हुआ था, एनआरसी जब आया था तो विवाद लोग बहुत किए थे, औने पौने दाम पर अपने अपने चूल्हा चौकी जला रहे थे। पर कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रवाद से बढ़कर कोई नहीं। राष्ट्र रहेगा तो ही तो हम राष्ट्रों का निर्माण के लिए जो संसाधन वितरण कर रहे हैं, लोग कल्याणकारी धारणा को अब विकसित करना चाहते हैं, लोगों को सेवाओं की आपूर्ति करना चाहते हैं, उसकी पूर्ति हम कर पाएंगे। राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम क्या झुंझुना बजाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ किसी मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बात ही नहीं हो रही है। अगर मुस्लिम कंट्री में भी कोई हिंदू जा रहा है तो क्या करना, आपको आपके अनुसार आपको काम करना। क्या किसी हिंदू या हिंदू बहुल क्षेत्रों वाले को आप पाकिस्तान में बसाने की परमिशन दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। आप यूएई में दे पाएंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आपकी राष्ट्रीय एकता संपूर्णता प्रश्न चिन्ह होगा। जैसे आप इजराइल का और फिलिस्तीन का मामला दे सकते हैं, क्या कभी दे सकता है? नहीं दे सकता। विवाद यही ना है कि हमको अपनी राष्ट्रीय संपूर्णता और इच्छा को बताकर रखनी है। तो सारा जगह कॉन्सेप्ट काम करता है। तो भारत में तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करने की, जिनको राजनीति करनी है करिए, पर कॉन्सेप्ट आपको समझने की आवश्यकता है कि हम राष्ट्र की एकता अखंडता से प्रश्न चिन्ह कर ही नहीं सकते। राष्ट्र रहेगा तो हम हैं और हम रहेंगे तो राष्ट्र का निर्माण हो सकेगा। सीधा सा अर्थ में समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनआरसी की आवश्यकता असम में ही क्यों पड़ गई? जब हम 1947 के संदर्भ में देखते हैं तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। कुछ लोग असम के पूर्वी पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी ज़मीन असम में भी थी। लोगों को दोनों और आना जाना बांटने का भी जारी। जैसे आपको देखते हैं, पाकिस्तान के इस क्षेत्र से लोग आए और इस क्षेत्र से लोग आए तो यहाँ भी विवाद क्रिएट होता है। इस क्षेत्र में जितना रीजन है वहाँ पर, ऐसे ही पूर्वी पाकिस्तान में कुछ लोग इधर आए, कुछ लोग आपको इधर से लोग कुछ गए, तो जो रीजन था, ये क्षेत्र था, वो विवादित हो गया।
और चलते क्या 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करना पड़ा, जिसके कारण देश का कौन नागरिक वर्तमान में उसकी चर्चा हुई उस रजिस्टर में। 1971 में जब बांग्लादेश बन गया तो और भी स्थितियां हुई। असम से भारी संख्या में शरणार्थी आना शुरू कर दिए और चलते राज्य की आबादी बदलने लगी। बांग्लादेश से जो पूर्वी पाकिस्तान था, बांग्लादेश बनने से पूर्व वहाँ के मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों क्या होते हैं, भारत में शरण लेने के लिए आ जाते हैं शरणार्थी के तौर पर। यह लाखों की संख्या में थे तो जनसंख्या लाभांश बढ़ा। तो जब युद्ध समाप्त हुआ, बांग्लादेश बन गया, तो क्या किए चालाक बंधु जो लोग थे वो यहीं बस गए, क्योंकि उनको यहाँ लाभ अधिक मिला, अवसर अधिक मिले, संसाधनों का वितरण मिलना शुरू हुआ। तुष्टीकरण की राजनीति भारत में चरमों में थी। तो क्या हुआ कि यहाँ के लोगों में रहने की प्रवृत्ति बढ़ गई, तो वो बांग्लादेश गए ही नहीं। तो बांग्लादेश ही नहीं गए, मान लीजिए इस क्षेत्र में 100 लोग रहने की संख्या है, 100 लोग रह सकते हैं, बेहतर तरीके से इनको उच्च गुणवत्ता दिया जा सकता है। अब ये लोग आए तो यहाँ पर संख्या हो गया 1000, तो जो 900 अतिरिक्त हुए अगर वो वापस नहीं जाएंगे तो यह अनुपात जो 100 लोगों को मिलता था वो 900 लोगों को देना पड़ेगा। अब मानवाधिकार का कॉन्सेप्ट हमारे देश में चलता ही है, आपको इस चीज़ को भी मानते हैं कि हम पौराणिक कथाओं से, पौराणिक इतिहासों से क्या है प्रभावित भी, हम अपने अतिथि को भगवान समान समझते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना क्या करता है, दूसरे लोग नहीं समझते हैं ना, वो आके यहाँ का आपके संसाधनों का लॉस करेंगे, संसाधनों का वितरण करेंगे, दावा करेंगे, फिर राष्ट्र में विरोध गतिविधियां चलाना शुरू कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट आपको समझने की आवश्यकता है। और जब भी बात की जाए तो बस इसी संदर्भ में बात की जाए। आपको देशभक्ति आपके लोगों से होनी चाहिए, जो भारत के लोग हैं, भारत में वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, जो भारत के लोग हैं। ऐसा नहीं कि आप अगर हिंदू के हैं तो हिंदू किसी दूसरे राष्ट्र से आपको चीज़ों को संसाधन कर रहा है तो आप उसका समर्थन और विरोध करना शुरू करें। अब मुस्लिम आ रहे हैं तो आप उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिएगा इसी में एक विवाद उत्पन्न हो जाए तो क्या भारत में हिंदुओं को वापस लाना, क्या ये चीज़ें सही थी? आपको जब लाया गया, दूसरे देशों से लाया गया, तो जैसे आपको पड़ोसी मुल्कों से एक कानून पास करके लाया गया ना, तो उसको वहाँ पर अल्पसंख्यक का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। अल्पसंख्यक, मैंने उसमें भी बताया था आपको, अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक का विवाद क्या होता है, किस तरीके से उसको समायोजन करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए। 80 के दशक में क्या हुआ, 80 के दशक में अखिल असम जो छात्र संघ था, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों की पहचान करने, उन्हें वापस भेजने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया और आंसू 6 साल के संघर्ष के बाद 1985 में समझौते करता है। तो इसका बैकग्राउंड यही था। तो वर्तमान में इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। 2017 से हम बात करें और वर्तमान में 2024 में इसका पुनर्योजन किया जा रहा है और राज्य को जरूर चाहिए अपनी शक्ति यथाशक्ति को बनाए रखने के लिए, अपने हित में काम करने के लिए। देखिए ईडी ने क्या किया, 5000 करोड़ रुपये अधिक संपत्ति को जब्त किया। परिवर्तन निदेशालय ने धन शोधन अधिनियम अर्थात PML एक्ट जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत चीज़ों को क्या किया है, एडॉप्ट किया है, लोगों से पैसे जब्त किए, दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनियाँ। तो ये सब चीज़ें देखिए लगातार बात कर लेंगे, हम चर्चा करते रहे। हम पिछले साल भी इस पर चर्चा कर रखे, ईडी ने इतने क्यों काम कर रहा है। देखिए ईडी जांच एजेंसियों ने एमटेक समूह के प्रवर्तन अरविंद धाम के गिरफ्तार किए, बाद में कार्रवाई हुई। IDB बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की। ईडी ने CBI की प्राथमिकता और मामले की जांच की। इससे मामला लगातार संज्ञान में। हम यस बैंक की बात कर ले, ईडी ने लगातार आपको छापे, हरियाणा के गुरुग्राम क्षेत्र में आपको इस तरीके के अवैध लेन देन को आपको छापेमारी में पड़ी। कुल मिलाकर शेयर और डिवेंचर जो जब्त किए हैं 5000 करोड़ के। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2-3 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, खासकर अभी इंटरव्यू चल रहेगा, उस दौरान इंटरव्यू चलेगा, उसमें प्रश्न पूछेगा ईडी इतनी छापे क्यों मारामारी करती है, छापी क्यों करती है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा ईडी के द्वारा। ईडी उन्हीं राज्यों में क्यों आपको ज़्यादा तीव्रता देखती है जहां पर वर्तमान में केंद्र सरकार नहीं है, केंद्र सरकार की सरकारें नहीं है, अर्थात उसके समर्थक पार्टियों की सरकार नहीं है, राज्यों की बात हो रही है, तो उन राज्यों में अधिक होती है। इससे न्यूट्रल होकर आपको बातें करना है। ईडी क्या करता है, उसकी प्राथमिकताओं की बात करना, न कि भ्रम में फंस जाना है, ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ बातों को आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले प्रवर्तन निदेशालय के संदर्भ में समझिएगा। यह क्या है, वित्त मंत्रालय का राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है, विशेष एक जांच एजेंसी है। किस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय विभाग राजस्व विभाग के तहत काम करता है, क्योंकि राजस्व का लेन देन ये पकड़ता है, इसी के लिए
1 मई 1956 में विदेशी मुद्रा जो विनिमय अधिनियम 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन के निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग ने परिवर्तन इकाई का गठन किया। तो इस तरीके से ईडी का स्थापना हो जाता है, ईडी महत्वपूर्ण रूप से काम करना लगता है। 1857 इस इकाई का नाम बदलकर, ध्यान रखिएगा, क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन निदेशालय। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है 1957 के बाद। और देश में किसी प्रकार का अवैध लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कानूनों को क्या करता है, यह समायोजित करता है। ईडी निम्नलिखित कानून को लागू करता है। एक देखिए, विदेशी मुद्रा जो प्रबंधन अधिनियम 1999 जिसे फेमा हम लोग कहते हैं, उसको निवीन करता है, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कॉन्सेप्ट को ये क्या करता है, ट्रेस करता है। उसके अतिरिक्त हम धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 जिसे PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यह जो होता है यह भी आपको क्या करता है, धन शोधन से संबंधित कानूनों को क्या करता है, समायोजित करता है, उसका देख रेख करता है, उससे संबंधित कानूनों को क्या करता है। चर्चा में इतना क्यों है, तो कुछ आंकड़े याद रखिए। 2014-15, 2019-20 के मामले, 2021-22 के मामले में लगातार वृद्धि हुई है। क्या करते हैं, छापे मामले के दर्ज किए गए, छापेमारियां वृद्धि हुई है। तो ऐसा नहीं कि सरकार वर्तमान में कुछ करी, लगातार सरकार जब 2014 के बाद आई है, उसके बाद लगातार सरकार ने इसे स्वतंत्र रूप से क्या हुआ है, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दे दी गई है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कुछ मामले में हाल ही में एक बयान आया था प्रवर्तन निदेशालय के चीफ के द्वारा कि हमें सरकारी तंत्र को संयुक्त रूप से छोड़ा गया। अब वो CBI का मामला हो या ED का मामला हो, या हम इस तरीके से किसी भी जांच एजेंसी की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ मामलों को ध्यान में रखिएगा। अब एक सवाल आएगा कि उन्हीं राज्यों में क्यों होता है जिन राज्यों में सरकारें अलग होती है केंद्र की सरकारों से। तो ध्यान यहाँ रखिएगा, सत्ता का अभ्यास कॉन्सेप्ट आपको याद रखना। सत्ता का अभ्यास जो अभ्यास हमेशा काम करता है। ऐसा नहीं कि पहले पूर्ववर्ती सरकार दूध की धुली हुआ करती थी, वो भी अपने क्षेत्रों का विवाद, ध्यान रखिएगा, समायोजन अलग अलग तरीके से करता था। हजारों ऐसे केस स्टडी है, पर यहाँ पर ध्यान रखना कि नैतिकता के आधार पर क्या चीज़ें उभर कर सामने आ रही है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जिसमें वर्ष 2021 में सबसे अधिक धन शोधन और विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए। अगर 22-23 में सबसे अधिक धन शोधन और विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लगभग 8,000 करोड़ से अधिक मामले आपको दर्ज किए गए। तो ध्यान रखिए, इसी तरह अभी 5,000 करोड़ के मामले देखने को मिले। तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 क्या है, तो इसके तहत धन शोधन से निपटने के लिए भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढांचे का मूल तत्व देता है। यह अधिनियम क्या करता है ना, प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, जिसे RBI सहित बात हो रही है, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और उनके वित्तीय संस्थानों पर लागू होती है। तो यह अधिनियम उन सभी वित्तीय लेन देन पर लागू होती है जो कानूनन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कानून के प्रावधानों के तहत वित्तीय लेन देन हो रही, तो उसके लिए ED कोई भी कार्रवाई नहीं करती। पर जैसे ही आप उसका उल्लंघन करेंगे तो जितने भी वित्तीय लेन देन हो रही है उस पर ED इस एक्ट के तहत आपको क्या कर सकता है, आपका कार्रवाई कर सकता है। PML जो संशोधन अधिनियम 2000 है, धन शोधन निवारण अधिनियम 2012, इसमें रिपोर्टिंग इकाई की अवधारणा शामिल है, जिसमें एक बैंकिंग कंपनी, ध्यान रखिएगा, वित्तीय संस्थान और मध्यस्थ आदि शामिल है। तो जो शेष यहाँ बच गया था, यहाँ पर 12 में शामिल कर लिया गया है। तो वर्तमान में जितने भी वित्तीय लेन देन हो रहे हैं उसका समायोजन यह संस्था करती है, अपना काम करती है। अब यह 2002 का जो में 5 लाख रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान था, जो 2021 में संशोधन करके इसकी ऊपरी सीमा हटा दी गई है। तो यह प्रावधान किए गए, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान था जिसको आपको समझ। इसमें गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति को संपत्ति को अस्थायी कुर्की और जब्ती का प्रावधान किया गया है, और जो ED कर सकती है। क्लियर है? चलिए अगले टॉपिक पर हम लोग आएंगे। 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा कुछ। हाँ चलिए सॉरी। देखिए क्या है कि युक्ति IAS आपके लिए लगातार कुछ वर्क कर रही है, बेहतर करने का प्रयास कर रही है, और आप लोग को सपोर्ट करने की आवश्यकता है। देखिए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लोग करा रहे हैं, उसको आप लोग को शामिल होना है। यह यूज़फुल है UPSC, BPSC, UP PCS, MP PCS, RS जैसे ऑल PCS आप देते हैं, उसके किसी भी अभ्यर्थी को इसको लाभ देगा, क्योंकि यहाँ के जो पेपर होते हैं वह न्यूज़ से लिए जाते हैं, क्वेश्चन आपको न्यूज़ से लिए जाते हैं, जिसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इन चीज़ों को कवर करते हैं। लाइव डिस्कशन यूट्यूब पर जल्द ही आएगा। PDF ऑफ की पॉइंट भी आप लोग को दिया जाएगा जल्द, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए जब PDF आप लोग को मिलेगा तो यह लिंक से आप क्या कर सकते, कनेक्ट हो सकते।
ये लिंक दिया गया है और ऐप लिंक दिया गया, वेबसाइट लिंक, कहीं से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। यह देखिए यूपीएससी बीपीएससी जैसे कोई भी एग्जाम दे, मुख्य परीक्षा क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष होता है जिसमें आपको सबसे अधिक अंक लाने होते हैं। और जब तक आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे, लगातार प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी समाधान हवा में तीर मारने वाली बात होगी। मैं टू दी पॉइंट बोलूँ, सारे कोचिंग संस्थान, सारे लोग यही बोलेंगे आपका सिलेक्शन हो जाए, पर मैं बोलता हूँ सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को बेहतर तरीके से कवर नहीं करते, अर्थात मेंस आंसर राइटिंग आप नहीं करते, लगातार लिखने की क्षमता डेवलप नहीं करते। आपको पता है यूपीएससी में आपको 3-6 घंटे बैठना है एक ही दिन में, और अगर पीसीएस में, हम यूपी पीसीएस में बात करें तो इसी तरह आपको बैठना है। तो 6 से अधिक घंटे लिखने की क्षमता अगर आप में नहीं होगी तो आप करक्स के तौर पर चीज़ों को नहीं लिख पाए, तो आप सिलेक्शन की किस तरीके उम्मीद करते हैं, स्वयं सोचिएगा। हवाबाजियों से सिलेक्शन नहीं हुआ करता, अगर हवाबाजी से सिलेक्शन होता तो सभी अधिकारी बने रहते। क्लियर है? मैं टू दी पॉइंट बोलता हूँ, अच्छा लगेगा या बुरा लगे, रीज़न यही, फैक्ट यही है। आप मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा, लिखने की क्षमता डेवलप नहीं कीजिएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और लिखने के लिए आपको चीज़ें लगातार करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको 70 बीपीएससी और टारगेट 71 फाउंडेशन बैच लगातार चल रहा है, तो व्यक्ति इस पर विजिट कीजिए, देखिए पंचतत्वा चलाया जा रहा है, आप उसमें शामिल होइए। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, देखिए 299 रुपया में, 599 में, 1349 रुपया में, इससे सस्ता क्या आपको मिलेगा। और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके से दी जाएगी। और 2.5 दशक के बाद पाकिस्तान ने पहली बार माना है कि कारगिल युद्ध का साजिश उसके देश में हुआ था। वहाँ के जो प्रमुख है, सेना प्रमुख जनरल सैयद असीम मुनीर, उनके द्वारा भारत के खिलाफ 1999 में कारगिल युद्ध के पाकिस्तान सेना की प्रत्यक्ष भूमिका को स्वीकार किया। तो यह अहम मुद्दा था। बार बार लोग बोलते थे भारत की तरफ से, तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो था वो इसे नकार देता था। यह जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय मीडिया का कहने का मतलब जो विदेशी गुणगान ज़्यादा गाया करती, उनकी बात हो रही है। वो क्या करते थे, ये क्या बोलते थे कि नहीं, ये वहाँ के सेना ने, वहाँ के जो उपद्रवी तत्व थे उनके द्वारा किया गया था। हालांकि जब कारगिल युद्ध हुआ तो उसमें क्या चीज़ें उभर कर सामने, सेना का प्रत्यक्ष था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में कश्मीर में कारगिल के सशस्त्र संघर्ष बल हुआ था। इसके बाद सेना आतंकियों नियंत्रण रेखा पार करके भारत के ज़मीन पर कब्जा किया, लगातार युद्ध हुआ। 26 जुलाई, आपको ध्यान है, 1999 में भारत ने विजयी हासिल की। इन दिनों हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। तो पीटी फैक्ट याद रखिएगा, कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए। देखिए भारत की यात्रा पर अबू धाबी के प्रिंस कौन आ रहे हैं, क्राउन प्रिंस हैं, वो आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। तो दौरा के बाद बहुत सी बातें उभर कर सामने, कुछ समझौते होंगे। जब शेख जो खालिद है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से मिलेंगे, भारतीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे, तो दोनों के रणनीतिक संबंधों को बेहतर किया जाए। तो चलिए मुझे एक पीटी फैक्ट क्वेश्चन बताइएगा कमेंट सेक्शन में। रणनीतिक दोस्त किसे कहते हैं? हम हाल ही में चर्चा किए थे, रणनीतिक संबंध हम बनाते किसी देश के साथ, तो उसका बेस आधार क्या होता है। चलिए इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे। इसी में देखिए कि 10 सितंबर को भारत के आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। आपको इस तरीके से जो जायद अल नहयान 9 और 10 को ध्यान रखिएगा, भारत के आधिकारिक यात्रा पर है। जो वहाँ के प्रिंस अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। आपको यहाँ से प्रश्न भी बीपीएससी ने प्रश्न पूछा है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, नाम याद रखना है। अब ये क्या होंगे, व्यापक भारत और यूए के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी होगी, जिसमें हम लोग राजनीति, व्यापार, निवेश, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में कुछ हम क्या करेंगे, गहरी हुई है। अगस्त 2015 में मोदी, जब प्रधानमंत्री मोदी यूए की ऐतिहासिक यात्रा पर, तो दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों का व्यापक रणनीति बनाई गई थी। दोनों देशों के बीच सीमा पार लेन देन, भारतीय रुपया में लेन देन, ईईडी, संयुक्त अरब अमीरात दिरहम के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, CEPA कहते हैं के, और जुलाई 2023 में एक स्थानीय मुद्रा निपटान, जिसे LCS कहते हैं, प्रणाली पर हस्ताक्षर किया। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है, इस लाइन को अच्छे से याद रखना है। ऐसा नहीं कि हवाबाजियों में बह जाना है, कुछ क्वेश्चन है जिसे जरूर याद रखना है। जैसे कौन कौन से समझौते हुए 2022-23 में 85 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार के साथ दोनों एक दूसरे के शीर्ष व्यापारिक साझेदार बने हुए। 2022-23 में प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश FDI के मामले में यूएई भारत में शीर्ष 4 निवेशकों में शामिल है। तो कुछ क्वेश्चन मुझे यहाँ से बताइएगा कि भारत लगातार FTA करता है, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या इसके समकक्ष व्यापारिक समझौते करता है,
कच्छ, तो वो कौन कौन से उसका नाम बताइएगा। बहुत से लेख मैंने बता रखा है, एफटीए किस किन देशों के साथ कर रखा है, व्यापारिक समझौते किन किन देशों के साथ कर रखा है भारत। उसके बाद मुझे यह बताइएगा कि एफडीआई निवेश, प्रत्यक्ष जो एफडीआई निवेश जो भारत में आता है, शीर्ष 10 देशों का नाम बताइएगा कि 10 देश कौन है जो भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई करते हैं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ फिटी फैक्ट का उत्तर दे दीजिएगा। ये सब सारे चर्चा मैंने कर रखा है। प्लास्टिक प्रदूषण का उत्पादन करने वाले देशों की सूची में शीर्ष में है भारत। तो यह देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण की हम बात करें, भारत शीर्ष में है। देखिए कितना है, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, ब्राज़ील, थाईलैंड, कांगो रिपब्लिक। तो सबसे ज़्यादा प्लास्टिक कौन उत्पादित करता है? भारत। तो आपको ध्यान रखिएगा कितना टन में, 92, 75, 777 मेगा मात्रा टन यहाँ पर उत्पादित किया। प्लास्टिक प्रदूषण गंभीर परिणाम होते इन देशों में लेनी होगी सीख। एक समय दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक रहा चीन। बेहतर समग्र और प्रबंधन बदौलत अब 28 टन के साथ चौथे स्थान पर आ गया। देखिए, जब चीन पहले हुआ करता तब चौथे स्थान पर आ गया। तो यह कहीं ना कहीं आपको और भी प्रबंधन करने की आवश्यकता। देखिए, हमें इससे कहीं ज़्यादा नैतिक आचरण करने की आवश्यकता है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नहीं तो क्या होगा कि हम ढाक के 3 पात की तरह कार्य करते रहेंगे। हम कानून लाएंगे, नियम बनाएंगे, उसके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, पैसे खर्च करेंगे, पर धरातल पर नागरिक ही सहयोग नहीं करेंगे। जैसे आपको स्वच्छ जल अभियान के तहत याद है, स्वच्छता का अभियान जो चलाया गया था, बच्चे तक ने इससे सपोर्ट किया था। तो किस तरीके से हमने कोरोना में लड़ा, इन सब चीज़ों को लेकर वर्तमान तक लड़ रहे। तो हैंड वॉश करना शुरू किए, स्वच्छ रहना शुरू किए। तो यह कहीं ना कहीं प्रवृत्ति नागरिकों के सहयोग से होता है। हम आंकड़ों को बस चर्चा कर सकते हैं इस तरीके से, पर आपको क्या करना है, जब भी प्रश्न पूछे तो यह केवल प्लास्टिक प्रदूषण सरकारी खामियों का नतीजा नहीं है, यह व्यक्तिगत सहयोग का भी अपेक्षा है। तो इस तथ्य को जरूर देखिएगा। कुछ आंकड़े दिए गए, इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। ब्रिटेन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के मामले में 135वें स्थान पर, जो प्रतिवर्ष 4000 टन कचरा उत्पादन करता है। वहीं अमेरिका 47,000 टन, याद रखिएगा, जो 90 स्थान पर। तो इन सब देशों से हमें सीखने की आवश्यकता है। केवल जनसंख्या बढ़ा लेने से थोड़ी कुछ हो जाता है, बढ़ाने के बाद आपको प्रबंधन करने की आवश्यकता है। उससे अपशिष्ट निकलता है, उसको अपशिष्ट का प्रबंधन करने की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, समझते आगे। अब प्रदूषित हवा के सांस ले रही है 99% आबादी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस शनिवार को मनाया गया था कल। इसमें वायु प्रदूषण निपटने के लिए भारी निवेश की आह्वान किया संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। तो बताइएगा, ये एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं, किस देश के नागरिक है, साथ ही साथ इनका कार्यकाल कब से कब तक है, तो इसको जरूर बताइएगा। इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, जब बात करते हैं वायु प्रदूषण तो लगातार चर्चा होती है कि वायु प्रदूषित हो रही है, विश्व की वायु प्रदूषित हो रही है। उसके लिए हम लोग जलवायु परिवर्तन का एक मानक भी मानते हैं। जलवायु परिवर्तन से कारण बढ़ रहा है, पर औद्योगिक जो हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, अपने मानवीय व्यवहार में जो अपशिष्ट फैला रहे हैं, उसके कारण वायु प्रदूषण और प्रभावित हो रही है। तो दूसरा सबसे जोखिम कारक माना जाता है वायु प्रदूषण मृत्यु का। तो ध्यान रखिए, मृत्यु सबसे ज़्यादा दूसरा कारण अगर माना जा रहा है तो वायु प्रदूषण है। अगर तंबाकू से आगे निकल गया, ध्यान रखिए, जो पहले तंबाकू हुआ करता था वो आगे निकल गया। 5 साल में कम उम्र के बच्चों के लिए कुपोषण की बाद में दूसरे स्थान पर। वायु प्रदूषण के बढ़ते आर्थिक और पर्यावरणीय अस्तित्व के कारण बावजूद इसे निपटने के अंतर्राष्ट्रीय विकास शोध, आपको ध्यान रखिए, अकेले इस हर साल दुनिया में अकेले स्वास्थ्य शक्ति के लिए $1.1 ट्रिलियन का नुकसान होता है। अगर हम स्वास्थ्य संबंधों कुछ बातों को समायोजित नहीं करेंगे, उसे बेहतर तरीके से प्रबंधित नहीं करेंगे, तो हमें $8.1 ट्रिलियन का नुकसान प्रत्येक वर्ष हो रहा है। तो सोच के देखिए कितना डॉलर। भारत 3.3 के ट्रिलियन के आसपास है, जो अभी बढ़ रहा है। मैं एक अप्रोक्स आंकड़ा बोल रहा हूँ, 3 ट्रिलियन का। तो भारत से भी ज़्यादा 2 गुना आपको खर्च कर रहा है, जिसकी 140 अरब जनसंख्या जिस ट्रिलियन पर जीवित रह सकती है। तो सोच के देखिएगा। आपको यहाँ पर वायु गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने की बात हो रही है, मानक लागू करने की, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा, अपशिष्ट प्रबंधन की बात हो रही है। यहाँ अपशिष्ट प्रबंधन ठोस और गीला दोनों की बात हो रही है। मीथेन सहित हानिकारक उत्सर्जकों को कम करने की बात हो रही है। तो कुल मिलाकर यही है। तो मुझे कुछ क्वेश्चन बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का थीम क्या है इस वर्ष, इसके बाद यह कब से मनाया जा रहा है, ये सब आप अपने से भी सर्च कर सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे इसी के तहत। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या है भारत का पहल। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स 8 वायु प्रदूषकों को शामिल करता है और इस पर लगातार हमने चर्चा कर रखा है। आप इसे की नोट्स देख लीजिएगा। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एंड अनुसंधान प्रणाली, जिसे हम लोग सफर बोलते हैं, अर्थात द सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्ट
ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसर्च, जिसे सफ़र के तौर पर जाते हैं। क्वेश्चन में मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि सफ़र में कौन कौन से प्रदूषक तत्वों को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त बार ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली के लिए चलाया गया, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक केस स्टडी के तौर पर काम करता है। वाहनों में होने वाले प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जाए। BS6 उत्सर्जन मानक को तय किया गया। गाड़ियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया। जो ऑड इवन स्कीम है, ऑड और इवन स्कीम है, उसको क्या किया, लागू किया गया। आपातकालीन उपाय के लिए दिल्ली में किए गए थे। वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए डैशबोर्ड निर्धारित किया गया, बनाया गया। और जो नेशनल प्रोग्राम था वायु प्रदूषण के लिए, उसके लिए निगरानी के लिए 4 वायु प्रदूषकों SO2, NO2, PM10, PM2.5 की पहचान की है, जिसके तहत निगरानी रखा गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए नया आयोग गठित किया गया। पराली जलाने कम करने के लिए टर्बो हेम्पीसीडर मशीन लगाई गई, ताकि वायु प्रदूषण कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त भारत में नया नवाचार क्या क्या डेवलप किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखिएगा। हाल ही में स्वच्छ जो हवा है उसको बेहतर और विषयक संवाद के दौरान हवा के साथी शीर्षक की प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें आपको नए नए कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाए। नेचुरल एयर फिल्टर स्थापित किया, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राकृतिक जो सामग्रियों से बने फिल्टर को हवा साफ करने के लिए एक कॉन्सेप्ट लेकर आए, जिसमें ऊनी फैब्रिक, वेटर, स्कूल के कपास के पब्लिक के स्कूल के कपास जैसे कॉन्सेप्ट आपको अपनाया गया, जिसमें नेचुरल आपको एयर फिल्टर बनाया गया। वेस्ट ऑडिट करे या कचरा प्रबंधन मानकीकरण प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करता है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मऊ स्थित जो स्कूल थे उसमें स्कूल मापन प्रोटोकॉल, नमूना लेने, कचरा एकत्रित करने, रंगीन बैग, कंपोस्टिंग, सैनिटरी जैसे कॉन्सेप्ट को अपनाया गया, जिससे हम वायु प्रदूषण को रोक सकें। इन्वायरो शील्ड के तौर पर खानों में क्या किया गया, सुधारने के लिए अपनी जून तरह समाधान अपनाया कि बड़ी बड़ी चिमनियों में क्या किया, फिल्टर लगा दिया गया, उसके किनारे किनारे फिल्टर लगा, जिससे कचरे को रोका जा सके, प्रदूषक तत्वों को रोका जा सके। तो यह एक नया कंसेप्ट लाया गया था। फिर उसके बाद मिनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर को डेवलप किया, जिससे अतिरिक्त हम सब्जी बागवानी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर इसे डेवलप किया गया, ताकि जो बड़े ट्रैक्टरों से जो प्रदूषण होता है उसको रोका जा सके। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन कुकिंग स्टोव डेवलप किया गया। नेचुरल गैस फर्नेस डेवलप किया, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मॉडेक आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के माध्यम से फेफड़ों की बीमारी का पूर्वानुमान करने वाले एक एक्सरे इमर्जिंग आपको उपकरण डेवलप किया, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को पहचान कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यह सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैंने चर्चा शुरू में ही कर ली, आपको सूचकांक देता है जो प्रदूषित लेने के लिए 8 हवाई प्रदूषक को शामिल करता है, जिसमें ओजोन PM10 भूस्तरीय ओजोन की बात होती है, PM10, PM2.5 कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, और इसी तरीके से लेड, सीसा। और इसके अतिरिक्त याद रखिएगा भूस्तरीय ओजोन और एयरबोर्न 2 ऐसे पार्टिकल्स है, 2 प्रदूषक है जो मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो आपको 2 प्रदूषक के तौर पर याद रखना है। क्लियर है? चलिए अब है कि मुझे बताइएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, उसके कौन कौन से अंग हैं, ठीक है ना, और ये कौन सा महासभा का सत्र होगा मुझे बताइएगा। इस सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे, ये सब फैक्ट है, पीटी फैक्ट है। इस पर हालांकि मैंने कब चर्चा किया है, हमको लगता है लास्ट महीने मैंने इस पर चर्चा किया था, जब भारत इसके मुद्दे पर आपको बात हो रही थी, कंबोज के बारे में कुछ बातें हुई थी, तो मैंने वहाँ पर चर्चा किया था। अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य सबकी चर्चा किया। संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य कौन है, अस्थायी सदस्य कौन है, किसका कार्यकाल 2024 तक है, किसका कार्यकाल 2025 तक है, कौन नए नए सदस्य जोड़ेंगे, सभी पर मैंने चर्चा किया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जितना बेहतर बताने का प्रयास कीजिए उतना रिवाइज होगा। मैं बार बार प्रश्न इसलिए पूछता हूँ, लोग आप लोग लगते हैं सर को आता नहीं है, चलिए पूछ देते हैं। मुझे कुछ आए ना आए, आपको मैं जरूर मैं आपको सिखा जाऊँगा। आप जितना उत्तर दीजिएगा उतना ही चीज़ें रिवाइज होगी। आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं लाभ होता है या नहीं होता। केवल उत्तर दे के जाने के नहीं, कमेंट सेक्शन में कुछ पॉजिटिव मैसेज भी कीजिए, तभी तो मज़ा लगेगा। एंजॉय में साथ ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कुछ करते हैं। क्या बोला जाए आप लोगों को, हमारे मित्र या कुछ संस्थान जो है हमसे बारे में दूसरे कॉपी पेस्ट करके चीज़ें आपको आगे बढ़ गई, कोई बात नहीं है। चलिए हम भी लगे हुए हैं। कब तक होती रहेगी न्याय में देरी, तो ध्यान रखिएगा। जिला प्रशासन को लेकर मैंने हाल ही में आपको पूरा नोट दिया है। आपको मिलता है इसी से आपको 1 या 2 सितंबर को, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 2 सितंबर का क्लास में आपको सारे नोट्स मैंने दिए। जिला प्रशासन क्या है, जिला प्रशासन कैसे न्याय करता है, कैसे उसका प्रशासनिक ढांचा है, वो कैसे अपग्रेड करता है अपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों निर्णय को। तो इस तरीके से मैंने सभी बातें कर रखी। अब प्रशासनिक प्रक्रियाओं के तहत ये बातें हो रही हैं, तो इस पर लगातार बातें हो चुकी है। तो आपको क्या करना, आज इसका संडे है तो संडे को आपको की नोट्स बनाना है। इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा, पॉइंट आउट नोट्स बनाइएगा। नोट्स के
के तौर पर निष्कर्ष जरूर लिख कर भेजना है। आज जो भी कॉपियां हैं सब संडे को आज रिलीज कर दी जाएगी आपको ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। तो आप 4 बजे के बाद सारी कॉपियां आपको उपलब्ध हो जाएगी। आज संडे का टेस्ट है तो आपको भी टेस्ट क्लास के बाद 1 घंटे से 2 घंटे 4 बजे के आसपास में आपको 4 PM के आसपास सारे 5 क्वेश्चन का जो आपको टेस्ट लिया जाता है संडे को वो उपलब्ध करा दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।